जफर को जब देश निकाले की सजा देकर रंगून भेजा गया तो उनके बेटे जवां बख्त भी साथ गए थे। रंगून में ही जवां बख्त के बेटे जमशेद बख्त पैदा हुए। जमशेद बख्त के बेटे थे बेदार बख्त। इन्हीं बेदार बख्त की पत्नी सुल्ताना बेगम हावड़ा में फोरशो रोड के पास एक चाल में रहती हैं। बहादुर शाह जफर जो जंग आज़ादी के पहले सिपह सालार थे, मैं उसी परिवार की बहू हूँ। लड़का हमारा एक है, वो बेचारा अपना गाड़ी वाड़ी चलाता है, कमाल बख्त नाम है उसका। और उसके बाद लड़की है सीमा बेगम, उसके बाद है रौनक ज़मानी बेगम, उसके बाद है तरन्नुम जहाँ, उसके बाद है तनवीर बेगम, उसके बाद है आखिरी में जीनत महल। जफर की यह चौथी पीढ़ी कलकत्ता के मामूली इलाके में पैदा हुई, लेकिन जफर दिल्ली के लाल किले में पैदा हुए। उनकी मां लाल बाई हिंदू थीं। वे लाल किले में दीवाने आम के पीछे रहती थीं। जफर 11 भाई थे, उनकी 6 बहनें थीं। जफर सबसे बड़े थे। बचपन में उनका नाम अब्बन था। पिता अकबर शाह सानी सूफी और शायर थे। दादा शाह आलम भी शायर थे। जफर बादशाह बने 1837 में। उस समय 62 साल के थे। जीनत महल से इसके 3 साल बाद शादी की। जीनत उस समय 19 साल की थी। जीनत की शादी में मेहर के बतौर 7 लाख रुपए तय हुए थे। जीनत को सुंदर पहनावों का शौक था। जफर की चौथी पत्नी शराफतुल महल मिर्जा मुगल की मां थीं। गायिका मानबाई से जफर ने 72 की उम्र में शादी की और उन्हें अख्तर महल का खिताब दिया। मिर्जा फखरू, मिर्जा खिज्र सुल्तान और मिर्जा मुगल सहित उनके 16 बेटे थे। 31 बेटियां थीं। अंग्रेजों ने 1857 के बाद जफर के अनेक बेटों को फांसी दे दी थी। अंडमान जेल जफर के ज्यादातर बेटों का अंतिम मुकाम बनी। जिन गलियन में पहले देख, जिन गलियन में पहले देखे, लोगन के रंग रलियां थे। फिर देखा तो उन लोगां बिन सुनी पड़ी वो गलियां थे। बहादुर शाह जफर पर मालूम ऐसा होता है कि पुराने कंपोजिट कल्चर का बहुत असर था। उन्होंने उर्दू में जो शायरी की, एक तो वो नए अंदाज की थी कि बहर और काफ़ी और रदीफ से ज़्यादा खेल खेला जाए, जिसे आजकल कोई पसंद नहीं करता। लेकिन उनकी जो तख़य्युली शायरी थी, फ़िलोसॉफ़िकल शायरी थी, वो पुराने फ़ारसी और उर्दू ट्रेडिशन में थी जो मीर से मिलती थी। और इसी के साथ वो हिंदी के दोहे भी तसनीफ़ करते थे, भजन भी। होली पर भी एक उन्होंने तसनीफ़ किया, पंखे पर नज़्म लिखी, पंजाबी में भी तसनीफ़ की। तो एक तरह से वो जो हमारी पुरानी कंपोजिट कल्चर जिसे कहते हैं, जिसका जिक्र हमारे संविधान में भी है, उसके वो नुमाइंदे हुए। बादशाह के रूप में जफर ने सभी जमात के लोगों को बराबर अहमियत दी। हिंदुओं की भावनाओं का खास ख्याल रखा। कहा जाता है कि जो रामलीला ग्राउंड है दिल्ली में, वो रामलीला ग्राउंड इसलिए बना क्योंकि बहादुर शाह जफर ने वहां पर पहली रामलीला कराई थी, शायद 1845 में या उसके आसपास। रामलीला की वह परंपरा आज भी जारी है। एक फैसला उसने लिया था कि ईद के दिन किसी गाय को ज़िबा नहीं किया जाएगा। ये एक फैसला उन्होंने बड़े गंभीरता से और बड़े सख्ती से लिया। जफर ने दिल्ली में फूलवालों की सैर जैसे उत्सव को बढ़ावा दिया। इसमें हिंदू और मुसलमान ख्वाजा कुतुबुद्दीन की दरगाह पर साथ साथ फूलों की चादर चढ़ाते थे। फिर एक साथ योगमाया के मंदिर जाकर उन्हें फूलों का पंखा भेंट करते थे। यह परंपरा अब तक चल रही है। 100 रुपए का सहयोग देकर जफर फूलवालों की सैर के उत्सव में मदद करते थे और उसमें शामिल होते थे। भाईचारा जफर के स्वभाव में था। कालीन पर मसनद के सहारे बैठकर वे लोगों से मिलते थे। हुक्का पीने का शौक था। चौपड़ खेलते थे। जफर आमतौर पर कमखाब का पायजामा और चोगा पहना करते थे। कुरान की आयत छपा यह छोटा कुर्ता भी वे पहनते थे
ताकि बुरी नजर से बच सकें। संगमरमर की इस कुर्सी पर बैठकर उन्होंने बागी सिपाहियों से बात की थी। लाल किले पर कब्जे के बाद अंग्रेजों ने जफर का यह ताज नीलाम कर दिया था। यह ताज अब लंदन में विक्टोरिया के संग्रह में है। जफर सुंदर अक्षर लिखने वाले अच्छे कैलीग्राफर थे। बहुत सारे बंदों के साथ से बेहतर है अकेले रहना। उनकी दावात और कैंची में भी एक सुंदरता है। लिखने के लिए वे रोशन आरा बाग की इस सुंदर इमारत में आ जाया करते थे। अपनी काफी गजलें उन्होंने यहीं बैठकर लिखी थी। बादशाहे खूबान जहां तेरी मोहनी सूरत पे कुर्बानी मैंने दे। जफर को सुंदर इमारतों का शौक था। उन्होंने कई पुरानी इमारतों को नया रूप दिया। कुदसिया बाग मस्जिद की उन्होंने मरम्मत कराई थी। लाल किले के पास की सुनहरी मस्जिद को नया रूप दिया था। दोनों ही मस्जिदें कुदसिया बेगम ने बनवाई थीं। वे 12वें मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले की बेगम थीं। जफर ने अनेक सुंदर इमारतें भी बनवाईं। सफेद संगमरमर का हीरा महल उन्होंने लाल किले के अंदर बनवाया था। यहाँ खुले में वे सुबह शाम बैठा करते थे। हीरा महल के सामने जफर ने एक कुआं भी खुदवाया था। इस कुएं पर फारसी में लिखे अपने एक शेर में उन्होंने कहा है, इस यादगार कुएं का मीठे शरबत जैसा पानी जिंदगी देने वाला है। हयात बख्श बाग के हौज में उन्होंने एक छोटा जफर महल बनवाया था। सलीमगढ़ किले की दीवार में यह यमुना गेट जफर का बनवाया हुआ है। इस गेट से होकर वे अक्सर यमुना में मछली पकड़ने जाते थे। सलीमगढ़ किले में जाने के लिए यह गेट जफर ने बनवाया था। उन्होंने जामा मस्जिद के दरगाह आसार शरीफ को भी नया रूप दिया। इसमें हजरत मोहम्मद की यादगार वस्तुएं रखी हुई हैं। महरौली के जफर महल का हाथी दरवाजा जफर का बनवाया हुआ है। किसी मुगल का बनवाया यह अंतिम विशाल दरवाजा है। जैसे बेदार साहब कहते थे, सुल्ताना तू घबरा नहीं, तुझको फकर होना चाहिए, तू किसकी बहू है और किसकी बीवी है। जाने दो, तेरे लिए हम यादगार एक बांस का ताजमहल बना देंगे। शाहजहां तो ताजमहल बना गए, हम बांस का बना देंगे। वो कहते थे, आज हर एक दुनिया का एक जर्रा हुआ है बेदार, हाय बेदार मुकद्दर मेरा बेदार है। जफर को कबूतर पालने का बहुत शौक था। आज भी उनके खास महल के ऊपर हजारों कबूतर बैठे रहते हैं। यह खास महल जफर का ख्वाबगाह था। सवेरे जल्दी उठते थे। इस तस्बीह खाने में सुबह की नमाज पढ़ते थे। फिर इस बर्तन में गंगा जल पीते थे। नाश्ते के बाद हयात बख्श बाग का चक्कर लगाकर दीवाने आम पहुंच जाते थे। यहाँ लोगों की अर्जियां सुनते थे। फिर दीवाने खास में जाकर उस्ताद जौक से अपनी नई लिखी गजल पर इस्लाह लेते थे। शाम को लाल किले के इस जफर महल में मुशायरा होता था या जफर की गजलों पर रंग महल में कथक। रात को 10:30 के बाद जफर परिवार के साथ खाना खाते थे। बटेर का कोरमा और मछली का कबाब वे शौक से खाते थे। खाने में वे मिर्च मसाला बहुत पसंद करते थे। किले में दावतें होती रहती थीं। लाल किले की दावत में एक बार 25 तरह की रोटियां और 50 तरह की मिठाइयां बनी थीं। मेरी शादी 12-13 साल की उम्र थी। तो बेदार साहब की एक खाला वहाँ कलकत्ते में मेहंदी बगान एक जगह है, उनकी खाला वहाँ रहती थी और हमारी माँ की भी खाला रहती थी। तो वो बोली कि देखो अपनी लड़की का शादी इनसे करा दो। तो अकबर बादशाह के खानदान से, मुझको क्या मालूम, हम तो खेल रहे हैं अकबर बादशाह कौन है। तो उनका उम्र वही 45 साल उस वक़्त। मेरी शादी 15 अगस्त को हुई। वो बोले कि जिस दिन देश आज़ाद हुआ उस दिन हम शादी करेंगे। और उनकी पैदाइश तो 22 दिसंबर 1920 की। 1921 में उनके नाना वहाँ से जब जमशेद बख्त का इंतकाल हो गया तो प्यारे मिर्ज़ा जो उनके नाना थे वो उनको फूल की टोकरी में रंगून से छुपाकर इंडिया ले आए। प्यारे मिर्ज़ा का इंतकाल जब बेदार बख्त 18 साल के थे तो उनका इंतकाल हो गया। तो बेदार बख्त खुद भागने लगे। 47 में जब आज़ादी मिली तब उनको जाहिर किया गया कि ये मुगल का बच्चा है।
उसके बाद 1960 में उनको नेहरू ने पेंशन देना शुरू की 250 रुपए। तो शादी के बाद फिर जब कहा गया कि भाई हमारा बच्चा है और हमने शादी कर ली है, तो उस वक्त किया 400 रुपए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 50,000 मुझको और 50,000 टीपू सुल्तान के खानदान को भेजा। फिर जब प्रतिभा पाटिल से जब मैं मिली, किसी ने मिलाया, तो उन्होंने 6,000 रुपया 2010 से मुझे मिल रहा है। पापा ने भी मेरे बहुत मेहनत की है। वो पत्थर का थोड़ा ये करते थे, जो आता ना स्टोन, वो कलकत्ता में एक वलेसरी बोल के जहाँ हम लोग रहते थे तालतला, वहाँ लगाते थे डैडी। फिर लोगों को कोई प्रॉब्लम रहता था वो सॉल्व करते थे डैडी। कुछ उन्होंने हकीमी दवा का भी ये किया था, वो भी इंसान सबको देते। उसके बाद ये सब जो नग होता है इसका भी कारोबार किए। वो फुटपाथ पे बैठ के बेचा करते थे। दादा जो थे बहादुर शाह जफर, उनका डायरी उनके पास था। अब वो खुद शेर लिखते थे। मेरे डैडी का आवाज़ भी बहुत अच्छी थी। एक गाना गाते थे वो, कौन सा गाना, ओ ये गाना था, क्या करूँ सजनी आए ना बालम, ये गाना गाते थे। उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत जब हमसे कुछ भी ना हो पाया तो हमने कुछ दिन, 1-2 साल चाय की दुकान फुटपाथ पे किया। तो उसके बाद हमने बड़ा बाजार से कुछ कपड़ा उठाए, वो कपड़े का बिजनेस किया, लेकिन वो भी नहीं चल पाया। फिर हमने वो रोटी का ये बनाए, ठोंगा बनाए। फिर यहाँ जब से आए तो इन लोग का चूड़ी मोती गूंथना है, चूड़ी बनाना है। मैं उनको एक मुगल खानदान के राजा के हिसाब से नहीं, पहले मैं उनको वो देखती हूँ, उन्होंने देश के लिए सबसे पहले तलवार उठाए। बहादुर शाह जफर एक शख्स थे जिनके अधीन सारे हिंदू, सारे मुसलमान, सारे क्षेत्रों के लोग, यहाँ से वहां तक पूरे भारत के तो नहीं लेकिन भारत के ज्यादातर हिस्से के लोग उनमें उनके नेतृत्व के अधीन इकट्ठे हुए। वो अपने आप में एक बड़ी बात है। 11 मई 1857 को सुबह 8 बजे मेरठ के विद्रोही सैनिक लाल किला पहुंचे। वे बादशाह जफर के खास महल के पास मुसम्मन बुर्ज के नीचे जमा हुए। घुड़सवार विद्रोही सैनिक 50-60 थे। उनका कहना था कि हिंदुस्तान को लूटने और यहाँ का धर्म खराब करने वाले अंग्रेजों को वे देश से बाहर निकालना चाहते हैं। इसमें बादशाह जफर उनकी अगुवाई करें। बादशाह उस समय तस्बीह खाने में थे। शोर सुनकर वे बाहर आए। उन्होंने अपने सुरक्षा अधिकारी कैप्टन डगलस और वजीर आजम एहसान उल्लाह खान को बुलाया। उन्हें मामले की जांच करने के लिए कहा, लेकिन कलकत्ता गेट पर विद्रोही सिपाहियों ने दोपहर से पहले ही कैप्टन डगलस और कमिश्नर फ्रेजर को घायल कर दिया। दोनों जख्मी हालत में लाहौरी गेट लौटे। गेट के ऊपर बने कमरों में जाने लगे, लेकिन लाहौरी गेट के कमरों में जाने वाली इन्हीं सीढ़ियों पर तलवार से फ्रेजर की हत्या कर दी गई। इसके बाद विद्रोहियों ने लाहौरी गेट के ऊपर बने कमरों में जाकर जख्मी कैप्टन डगलस और पादरी जेनिंग्स की हत्या कर दी। दोपहर तक विद्रोही सिपाही दीवाने खास और तस्वीर खाने तक फैल गए। जफर अपने खास महल से निकलकर दीवाने खास में आ गए। वे विद्रोही सिपाहियों का साथ देने के लिए राजी हो गए। जफर के इस फैसले ने हिंदुस्तान के इतिहास की दिशा बदल दी। विद्रोही सिपाहियों ने उनके शहंशाह हिंद बन जाने का ऐलान किया। अगले दिन पूरी दिल्ली में मुनादी कर दी गई कि मुल्क पर अब बादशाह जफर का फिर से अधिकार हो गया है। इसके बाद बादशाह जफर के नाम से अनेक सिक्के भी ढाले गए। बहादुर शाह जफर ने चाहे शुरू में बगावत का साथ देने में देर की, लेकिन जब एक दफा उन्होंने साथ देना शुरू किया तो मेरे ख्याल में बहुत ईमानदारी से दिया। जफर ने बेटे मिर्जा मुगल को क्रांतिकारी सैनिकों का कमांडर बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग तेज कर दी, लेकिन शुरू में ही लाल किले के अंदर अंग्रेजों के कत्ल की एक भयंकर घटना हो गई। इस नक्कार खाने के सामने एक हौज था। उसके किनारे पीपल का एक पुराना पेड़ था। उस पेड़ के नीचे विद्रोहियों ने तलवार से 49 अंग्रेजों की हत्या कर दी। उनमें से ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। वे लाल किले के पास अंग्रेजों के बारूद खाने में छिपे हुए थे। विद्रोही सिपाही इन्हें वहीं से पकड़ लाए थे। जब अंग्रेजों ने जफर पर मुकदमा चलाया तो उन्होंने इस हत्याकांड को उनके खिलाफ बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, जबकि जफर ने अंग्रेजों के कत्ल की इजाजत नहीं दी थी।